अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुन भी सकते होंगे। आपको स्क्रीन पर जो है वो लास्ट टाइम जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो नज़र आ रहे होंगे। हम स्केलर एंड वेक्टर का जो है वो टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके हम एक वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे और हम इस क्वेश्चन तक पहुँचे थे। इसका पार्ट सी तक हमने सॉल्व कर लिया था और पार्ट डी से हमें कंटिन्यू करना है आज। तो इसमें जो आपको पार्ट डी नज़र आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि अंडरलाइन ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज़ इन द लिस्ट बिलो। यानी कि यहाँ पे जो जो आपको वेक्टर क्वांटिटीज नज़र आ रही हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें। तो देखें, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लिहाजा मोमेंटम को मैंने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने वेट को भी अंडरलाइन कर लिया, जबकि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम जो है वो एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई और वेट जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। दो वेक्टर क्वांटिटीज है, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा था वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम फॉर एन एयरक्राफ्ट हेडिंग ड्यू नॉर्थ इज शोन टू स्केल इन फिगर 1.1. देयर इज अ विंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. The speed of the wind is 36 meter per second and the speed of the aircraft is 250 meter per second. Draw an arrow on figure 1.1 to show the direction of the resultant velocity of the aircraft and determine the magnitude of the resultant velocity of the aircraft. अब देखिए सूरत कुछ ऐसी है कि एयरक्राफ्ट जो है बेचारा वो ऊपर जा रहा है, इस तरफ इधर जा रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 250 है। और यहाँ से एक विंड चल रही है इस डायरेक्शन में और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है। इस डायरेक्शन में विंड चल रही है, विंड की स्पीड है 36। तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है कि रिजल्टेंट जो है वो जहाज किस तरफ जाएगा। तो उसका बड़ा सिंपल सा है, आप हेड टू टेल रूल अप्लाई कर दें। आपने पहले एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी बनाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दी। अब जहाँ पर ये वेलोसिटी ख़त्म हो रही है वहाँ से आप विंड बना दें। हमने विंड बना दी भाई, यहाँ से या कोई विंड, और ये कितनी है, 36। ये एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है, 250। ठीक है। अब अगर आप ये एंगल निकालें तो देखें ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45, और ये एंगल भी कितना होगा, 45, क्योंकि 90 डिग्री है ना टोटल ये। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये एंगल आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है। अब हेड टू टेल रूल ये कहता है कि पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को मिला देंगे। तो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये पहले वेक्टर की टेल है और ये आखिरी वेक्टर का हेड है, दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अगर मेरे पास तो स्केल नहीं है, आप लोग के पास स्केल होगा तो ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है ये इस तरह से हेड टू टेल के हिसाब से ड्रॉ हो जाएगी। कह रहे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मालूम करो। तो देखिए एक ट्रायंगल बन रही है किस तरह से, ये किस तरह से ट्रायंगल बन रही है, समथिंग लाइक ये 250 है, ये 36 है, ये रिजल्टेंट है जो कि हमें मालूम करना है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो कोसाइन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर होगा किसके, 250 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 250 इंटू 36 इंटू कॉस 45। इसको सॉल्व करके बताएं आर का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करके बताएं आर का आंसर क्या आ रहा है, ये बताएं जल्दी से।
नाम तो बहुत आप लोग इसका आंसर आ रहा है 226। 226 अगर इसको 2SF में लिखें राउंड ऑफ करके तो 230 लिख सकते हैं, दोनों सही है। 226 भी सही है और 230 भी सही है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। अब जरा आगे चलते हैं भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा मैं आपको, ये आपको पूरा लेक्चर है जो अभी तक हमने लिखा है, स्केलर वेक्टर तक। अब बस हम इस चैप्टर के आखिरी जो है वो हिस्से की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहे हैं और आज डेट है आपकी 9/9/2020 और चैप्टर का जो आखिरी हिस्सा है वो है रेक्टेंगुलर components of a vector। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये जो है आपके इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का मतलब सर पहले समझें, पहले तो बताएं कंपोनेंट का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स? हाँ भाई, कोई कमेंट करना चाहेगा इसके ऊपर? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? कंपोनेंट का मतलब बताएगा मुझे कोई? एक कंपोनेंट का लफ्ज़ सुना है लोगों ने जिंदगी में कभी? कंपोनेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज कंपोनेंट? यस, कंपोनेंट का मतलब है किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, पार्ट। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी का जो टायर है, आपकी गाड़ी का जो व्हील है, वो क्या है? वो आपकी गाड़ी का एक कंपोनेंट है। यह आपका जो है वो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो क्या है? वो आपके कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट मीन्स होता है पार्ट, यानी कि हिस्सा, उसका एक टुकड़ा, एक एलिमेंट। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि फर्ज करें कि मेरे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम है ए। ये दूसरा वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम है बी। मैंने एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन किया हुआ है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और ये क्या होगा? ये होगा सी। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और ये क्या होगा? सी होगा। तो यहाँ पर ए और बी जो है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ गया? सी आ गया। इसी तरह अगर फर्ज करें कि ये एक वेक्टर है, इसका नाम है ए, ये दूसरा वेक्टर है, इसका नाम क्या है? बी। इन दोनों को मैंने हेड टू टेबल की मदद से ऐड किया तो ये रिजल्टेंट बन गया। रिजल्टेंट क्या बन गया? रिजल्टेंट बन गया। तो अब देखें यहाँ पर जो है वो सी रिजल्टेंट है, यानी कि ए और बी को जब हम ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो सी आंसर आता है। ऐसे यहाँ पर भी सी रिजल्टेंट है, यानी कि हम ए और बी को आपस में ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? सी आता है। तो चूंकि यहाँ पर ए और बी को मिलाकर सी बन रहा है, तो ए और बी क्या है? ए और बी आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी। और यहाँ पर भी ए और बी को मिलाकर सी बन रहा है, तो यहाँ पर भी ए और बी क्या चीज़ है? कॉम्पोनेंट ऑफ सी है। तो ये तो कॉम्पोनेंट होगा। अब ये रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है? रेक्टेंगुलर का मतलब है ऐसे कॉम्पोनेंट्स जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री हो।
रेक्टेंगुलर लिखने का मतलब है कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनके आपस में एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे, ये और ए और बी जो है कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। ये क्या कहलाएंगे भाई, ये कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। किसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, ये कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी। ये कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी कहलाएंगे। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स का मतलब है कि ऐसे कॉम्पोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स का मतलब है कि ऐसे कॉम्पोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों। तो किसी वेक्टर के ऐसे कॉम्पोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों, उनको हम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, उनको हम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है भाई। अब रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स को ड्रॉ करने का तरीका क्या है। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स को ड्रॉ करने का तरीका ये है, मैं आपको बड़ी बड़ी टेक्निक बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी पाकिस्तानी टेक्निक है ये आपको किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी। टेक्निक ये है कि फर्ज करें कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, फर्ज करें ये एक वेक्टर है, और फर्ज करें कि भाई ये एक वेक्टर है, और फर्ज करें ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये हमने वेक्टर ए को 4 दफ़ा, ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, और ये भी वेक्टर ए है। तो फर्स्ट करें एक वेक्टर ए है जिसको हमने 4 मुख्तलिफ डायरेक्शन में बनाया हुआ है। ठीक है, और उन चारों सिचुएशन में हमें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। अब गौर से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, और ये बहुत एक दफ़ा समझ लेंगे ना तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपको कोई वेक्टर ड्रॉ करके दिया हुआ है और आप उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करना चाहते हैं, तो उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आप उस वेक्टर की जो टेल है, आप उस वेक्टर की जो टेल है, उस वेक्टर की टेल को आप अज्यूम करें कि ये ग्राफ का ओरिजिन है। आपको जिस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, आप उस वेक्टर की टेल को एज्यूम करें कि ये ग्राफ का ओरिजिन है। तो अगर ये ग्राफ का ओरिजिन है, तो एक तो एक्स एक्सिस होगी, डॉटेड लाइन जो बना रहा हूँ ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और एक वाई एक्सिस होगी, ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, आपने पहले ये किया, आपको जिस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं, आपने उस वेक्टर की टेल को जो है ना, आपने ग्राफ का ओरिजिन समझ लिया। आपको जिस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं, आपने उस वेक्टर की टेल को जो है ना, वो ग्राफ का ओरिजिन समझ लिया, और मैंने एक रफली एक ग्राफ भी बना दिया ओरिजिन के साथ। फिर आप उस वेक्टर के टॉप से, हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे। फिर आपने जो उस वेक्टर के टॉप से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसा सारे वेक्टर के साथ करें। ये वाला वेक्टर जो है, इसकी टेल को भी हम ओरिजिन ऑफ अ ग्राफ समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई एक्स एक्सिस। वही एक्स एक्सिस, इस ग्राफ के टॉप से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। यहाँ पर भी ऐसा करें, इस वेक्टर की टेल को आप ओरिजिन ऑफ अ ग्राफ समझें, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस। और इस वेक्टर के हेड से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ऐसे आप यहाँ पर आ जाएं, ये वेक्टर की टेल है, इसको आप ओरिजिन ऑफ द ग्राफ समझ लें। इस वेक्टर के हेड से जो है, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। सही है, हो गया। अब जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप ज़रा गौर से देखें, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आना शुरू हो गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हो गया, इसको आप एक एरो की मदद से एक वेक्टर बनाएं, और जो परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसको भी आप एरो की मदद से बना दें। बना दिया। अब ये जो आपने ट्रायंगल बना दी, अगर आप एरोज को फॉलो करें, तो अगर आप एरोज को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि जो ए है, जो ए है वो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। या कैसे पहचानते हैं रिजल्टेंट है,
ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी पीछे, यहाँ पे टेक्निक लिखी हुई होगी कि टेक्निक मैंने आपको ये बताई थी भाई कि अगर आप दो वेक्टर्स को हेड टू टेबल की मदद से ऐड करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताई थी ना टेक्निक कि आप दो वेक्टर्स को अगर हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं तो हमेशा एक ट्रायंगल बनेगी, और ट्रायंगल की वो साइड जिसकी टेल से टेल मिली हुई हो और हेड से हेड मिला हुआ, तो वो साइड रिजल्टेंट कहलाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर जो है वो ए को अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल में, अगर आप ए को देखें इस ट्रायंगल में, तो ए का टेल से टेल मिला हुआ और हेड से हेड मिला हुआ, तो ये रिजल्टेंट है। और ये दोनों वेक्टर्स के कॉम्पोनेंट हैं, और ये दोनों वेक्टर कॉम्पोनेंट होने के साथ साथ आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। ये दोनों वेक्टर एक एक क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हो गए। ये दोनों वेक्टर जो एक एक क्या हो गए, दोनों वेक्टर्स एक एक रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हो गए। ऐसे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल में भी आप ये करेंगे, एक एरो इस तरफ बनाएंगे और एक एरो इस तरफ बनाएंगे, तो ये देखें दोनों कंपोनेंट ऑफ ये जो आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होगा। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, आप एक एरो यू बनाएंगे अलोंग द एक्स एक्सिस और एक एरो ऐसे बनाएंगे अलोंग द वाई एक्सिस, ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं आपस में और ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होगा। ऐसे यहाँ पर जो है आप ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, एक एरो ऐसे बनाएंगे और एक एरो आप ऐसे बनाएंगे, और ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होगा। ठीक है, अब ये जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, इस पे जो वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस पर होता है उसको हम ए एक्स कहते हैं, या फिर इस कंपोनेंट को हम ए एच भी कहते हैं। ए एक्स का मतलब है कि ए का वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, या ए का वो कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए हम इसको ए एक्स या फिर ए एच कह रहे हैं। जबकि वाला जो कंपोनेंट है इसको हम ए वाई कहते हैं या फिर ए वी कहते हैं। ए वाई कहने का मतलब ये है कि ये ए का वो कंपोनेंट है जो कि अलोंग वाई एक्सिस है, या फिर ये ए का वो कंपोनेंट है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। इसी तरह ये कंपोनेंट यहाँ पर ए एक्स कहलाएगा या फिर ए एच कहलाएगा, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर जो है वो ए वाई कहलाएगा या फिर ए वी कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है ए एच कहलाएगा या ए वी कहलाएगा, और यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है ए एच कहलाएगा या फिर ए वी कहलाएगा। ठीक है, इसको आप ए एक्स भी कह सकते हैं, इसको आप ए वाई भी कह सकते हैं, इसको आप ए एक्स भी कह सकते हैं, इसको आप ए वाई भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि आपने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स बनाए वेक्टर की, मतलब ये एक वेक्टर है आपका, नाम ए था, तो आपने इसके दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स बना दिए, इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स वेक्टर से रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बनाया। एक कॉम्पोनेंट ये हो गया, कॉम्पोनेंट ये हो गया, इसको आपने ए एच का, इसको आपने ए वी का, एंगल कितना है 90 डिग्री का। अगर आप इसको एंगल कंसीडर करें थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज बिटवीन ए एंड ए एच, यानी अगर वेक्टर और वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल अगर थीटा है तो फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो उसमें ए क्या चीज़ है, ए यहाँ पर है हाइपोटेनस, ए भी क्या चीज़ है, ए भी यहाँ पर है परपेंडिकुलर, और ए एच यहाँ पर क्या चीज़ है, ए एच यहाँ पर है बेस। तो जो हमने वेक्टर के जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए, तो जब हमने वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए तो एक कंपोनेंट आपका बेस कहलाएगा, एक कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी राइट एंगल ट्रायंगल बीइंग फॉर्म्ड। अब हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल में कि cos थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा बराबर होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता था। यहाँ पर cos थीटा बराबर होगा, बेस की जगह क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और हाइपोटेनस की जगह क्या आएगा, वेक्टर। जो ए एच है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बराबर होगा वेक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ए एच मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इसी तरह से जो आपका साइन थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के।
यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? यहाँ पर परपेंडिकुलर है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हाइपोटेन्यूज कौन है? वेक्टर ए। लिहाजा यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है बराबर हो जाएगा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा के बराबर होगा। इसके अलावा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर ए का स्क्वायर जो बराबर होगा किसके? आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरी जबान में ए बराबर होगा किसके? अंडर रूट ए एच स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। ठीक है, इसके अलावा टेन थीटा आपने पढ़ा होगा। टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो टेन थीटा है वो बराबर होगा ए बी अपॉन ए एच। और थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ए बी अपॉन ए एच के बराबर। ठीक है भाई, तो इस तरह से जो है ये आप एक रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स वाली राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसकी। फर्स्ट चलिए एक वेक्टर है 12 न्यूटन का एक वेक्टर है। ठीक है, 12 न्यूटन का वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 20 डिग्री का। तो इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हमें मालूम करना है। इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स मालूम करने हैं क्या होंगे? हम फर्स्ट कर लेते हैं कि वेक्टर ए है। क्या फर्स्ट कर लिया? वेक्टर ए है। अगर हम ट्रायंगल बनाएं रेक्टेंगल ट्रायंगल इस तरह से करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 90 डिग्री पर, तो ग्यारह कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो जाएगा ए एच और ये इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा इस डायग्राम का वो किसके बराबर होगा? तो जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा वो बराबर होगा ए कॉस थीटा के, यानी कि 12 कॉस 20 डिग्री। आंसर मुझे बता दें कितना आ रहा है? आंसर कैलकुलेट करके बता दें कितना आ रहा है जल्दी से, शाबाश। और इसका आंसर देगा 11.3 मीटर। अगर आप इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट मालूम करना चाहेंगे तो बराबर होगा इसके ए साइन थीटा 12 इंटू साइन 20। आंसर देखिए कितना आ रहा है। और इसका आंसर है 4.1। इसका आंसर हो जाएगा 4.1 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स मालूम कर सकते हैं। और देखें, अगर फर्ज करें ये एक वेक्टर है
का नाम है ए, उसका एक कंपोनेंट जो है वो है 3, तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो है 4। वेक्टर 4 कितना होगा? अब देखें, एक वेक्टर 3 होने का मतलब ये है कि इसका बेस 3 है, और दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट 4 होने का मतलब ये है कि इसका परपेंडिकुलर 4 है। इस पर आप लगाएंगे पाइथागोरस। ए स्क्वायर बराबर होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर होगा 25 के, और ये बराबर हो जाएगा 5 अंडर रूट के। तो मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि आप रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स वाली चीज़ को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि आप राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करें। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स वाली चीज़ को आप बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल को जो है सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये बताओ कि हाँ, ये फॉर्मूले मेमोराइज करना पड़ेंगे। फॉर्मूले के मेमोराइज करने ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना है। चलो देखें, ये एक वेक्टर है, ऐसे वेक्टर है, ये एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा। तो मैंने लिखा ए साइन 90 माइनस थीटा, ए साइन थीटा माइनस 90, ए कॉस थीटा माइनस 90, ए कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तब आपको ये बताना है कि ये जो मैंने चार ऑप्शन लिखे हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और कौन सा ऑप्शन इसका वर्टिकल कंपोनेंट। जो मैंने चार ऑप्शन लिखे हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए का, और चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर गौर फरमाएं और मुझे इस पर जवाब बताएं। ऑल राइट, नुमान शाहिद कहते हैं कि नंबर 3 इज हॉरिजॉन्टल एंड नंबर 1 इज वर्टिकल। हाँ भाई, और भी कुछ कहना चाहेगा? देखें, इस सवाल का जवाब समझें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यहाँ पर वो किसके बराबर होगा। इस डायग्राम में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बराबर होगा ए कॉस थीटा के। इस डायग्राम में
जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा बराबर होगा किसके, ए साइन थीटा। मतलब कि जो मैंने आपको चारों ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसी भी ऑप्शन में ना तो ए कॉस थीटा लिखा हुआ ना ए साइन थीटा लिखा हुआ। लेकिन आप में जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो लोग में उनको बताया गया होगा कि अगर आप साइन 90 माइनस थीटा मालूम करें तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। और अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा मालूम करें तो बराबर होता है किसके, साइन थीटा के। अगर आप साइन 90 माइनस थीटा मालूम करें तो बराबर होता है कॉस थीटा के। अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा मालूम करें तो बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे जो ए साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, मतलब बेसिकली हुआ ए कॉस थीटा। और जो ए कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली हुआ ए साइन थीटा। तो जो पहला वाला है ये क्या हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। और दूसरा वाला है जो ये क्या हो गया, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो जो मैंने चार ऑप्शन लिखे थे इन ऑप्शन में से ए साइन 90 माइनस थीटा जो है वो ए कॉस थीटा के बराबर है, तो आपके वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और जो मैंने चौथा वाला लिखा था ए कॉस 90 माइनस थीटा वो बराबर है ए साइन थीटा के, यानी कि आपका वो वर्टिकल कंपोनेंट। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है भाई, चलें सही है। मतलब सिर्फ कंपोनेंट्स में हमारी बात होगी। अब इसकी भी एक वर्कशीट है उसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं force of 5 Newton pushes a ball due north and another force of 5 Newton pushes it due east. So what is the magnitude of the net force acting on the ball? आपको इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। तो अगर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है तो ये दोनों उस रिजल्टेंट के क्या हुए, कंपोनेंट। और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो रिजल्टेंट होता है वो आपके जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है उसका स्क्वायर। यानी कि बेसिकली जब आप दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उनमें से एक बेस होता है एक परपेंडिकुलर होता है, जबकि आपका रिजल्टेंट और नेट जो वेक्टर होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपका रिजल्टेंट जो वेक्टर का स्क्वायर होगा बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि आपका रिजल्टेंट बराबर होगा √34 के। √34 आपका तकरीबन बराबर आ जाएगा 5.8 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। बताएं बात समझ में आई आप लोगों को। हाँ भाई, तमाम बच्चों की बात समझ में आई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए आपको। अब देखें, अगर ये वेक्टर इसको मैं ए अज्यूम कर लूँ और इसको मैं थीटा अज्यूम कर लूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होता है किसके, ए साइन थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होता है ए साइन थीटा। तो ए की वैल्यू डायग्राम में कितनी है, ए की वैल्यू डायग्राम में है 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री। तो जरा उसको कैलकुलेट करके बताएं, 5 इंटू साइन 37 कितना आ रहा है। जल्दी शाबाश कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर निकालें जल्दी से, और 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 37 करें, देखें क्या आंसर।
3 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये आंसर होगा। 3 आंसर अगर आ रहा है तो फिर इसका ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, a force F acts at an angle theta to the horizontal. What are the horizontal and vertical components of this force? हाँ अभी बताएं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी डी में से? देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एफ कॉस थीटा होगा, बिल्कुल सही है। वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। एफ साइन थीटा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो ये एफ कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, एफ साइन थीटा के इक्विवेलेंट है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। तो वैसे आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी नहीं होगा क्योंकि इसमें उल्टा लिखा हुआ, हॉरिजॉन्टल की जगह एफ साइन थीटा लिखा हुआ है, हालांकि एफ साइन थीटा वर्टिकल होता है। तो इसमें सी गलत आंसर है, ए सही आंसर है। एफ कॉस थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और एफ कॉस 90 माइनस थीटा आपका, यानी कि एफ साइन थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो आपका जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो माशाल्लाह से खत्म हो गया। और ये चैप्टर नंबर 1 आपने जो घर पे बैठे बैठे जो ऑनलाइन क्लास में खत्म कर लिया। और इंशाल्लाह जो आपका सेकंड चैप्टर खत्म होगा, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है, वो इंशाल्लाह ताला खत्म होगा। और वो खत्म होगा आपकी क्लासरूम में, इंशाल्लाह ताला खत्म करेंगे। और उम्मीद है कि मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और मंडे से जब आप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ज़ाहिर है फिर जो सारा काम है क्लासरूम में हुआ करेगा। और ज़ाहिर है मैं तो यार क्लासरूम के लिए तरस रहा हूँ, बस फटाफट क्लास स्टार्ट हो, क्लासरूम में पढ़ाऊँ। ऑनलाइन तो पढ़ा पढ़ा के पक गया हूँ मैं। खैर बहरहाल, तो ये है कि चैप्टर नंबर 2 हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। आज का दिन है, आज है वेडनेसडे। तो आप लोगों की एक क्लास कल होगी जो कि दोपहर में होगी, और एक क्लास आप लोगों की फ्राइडे को होगी जो कि 11 से 12 होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट मुझे दें सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था उसका, शायद आप लोगों को मैंने बताया था नहीं बताया था कि वो आप में से जो लोग अक्टूबर नवंबर में अपेयर हो रहे हैं, वो मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ। मेरे जो पिछले साल के बच्चे थे ना, मतलब कोचिंग वगैरह के और सब जगह के, उनमें से वो 10-12 बच्चे थे जो कि अक्टूबर नवंबर में अपेयर हो रहे थे। तो उनके लिए मैंने एक जो है वो ग्रुप बनाया था। तो वो ग्रुप जो है, उसमें मैं जो है उनको उनका रिवीजन वगैरह और उनकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो आप में से जो लोग अक्टूबर नवंबर में अपेयर हो रहे हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम होते हैं पाकिस्तान में, तो अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम तक, अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम तक जो है वो मैं इंशाल्लाह उस ग्रुप को कंटिन्यू करूँगा। उसमें क्या आपका रिवीजन वगैरह हो जाएगा, एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। हाँ, अगर आप जो है वो अक्टूबर नवंबर में आपका नहीं है, आपका एक्सपेक्टेड डेट आ चुका है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन ना करें। फिर आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आज 9 सितंबर है ना। Alright. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी से यानी कि पहला चैप्टर आपने खत्म कर लिया। दूसरा चैप्टर अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और बस 2 मिनट मुझे देंगे, इस पर मैं दूसरा चैप्टर की स्क्रीन खोल लूँ।
चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम जो है वो है मेजरमेंट टेक्निक। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मेजरमेंट टेक्निक और हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 सितंबर 2020। मेजरमेंट टेक्निक्स। ये जो चैप्टर है ये कंपैरेटिवली एक नया चैप्टर है आपके लिए। और इस चैप्टर में जो है वो हम डिफरेंट चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें डिस्कस करने हैं जो कि मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और टॉपिक डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये तीन मेन मेन एरियाज हैं। इसके अलावा थोड़े से जो है हम वो यहाँ पर हम थोड़े से जो है वो कैलिब्रेशन कर्व भी डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसका सिर्फ जिक्र करना है मुझे। कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। ये जो है मेन 4 एरियाज हैं जो कि यहाँ पे मैं कवर करने इस चैप्टर। तो मेजरमेंट टेक्निक्स का जो चैप्टर है उसमें 4 मेन एरियाज हमें कवर करने। मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक कवर करना है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का टॉपिक हमें डिस्कस करना है, और अनसर्टेनिटी का टॉपिक डिस्कस करना है, और कैलिब्रेशन कर्व्स का जो है वो हमें टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये 4 एरियाज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले जो हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन से जो है स्टार्ट करेंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट करेंगे अगर आप रीडिंग्स लेते हैं। फर्स्ट करें कि अगर हम जो है वो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब आप कहते हैं कि भाई जो मैं रीडिंग्स ले रहा हूँ ये एक्यूरेट हैं, या मैं रीडिंग्स ले रहा हूँ ये प्रिसाइज हैं, तो रीडिंग्स के एक्यूरेट होने का और प्रिसाइज होने का मतलब क्या होता है? पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है मुझे अपनी जवाब में बताएं। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन कॉल करता हूँ। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझे ज़रा बताएं आपके क्या ख्याल है। सोचें पहले आप 1-2 मिनट कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्यूरेट आंसर एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिसाइज आंसर। यानी कि आपके आंसर्स एक्यूरेट हैं या आपके आंसर्स प्रिसाइज हैं, इन दोनों बातों का क्या मतलब है और दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, सबसे पहले जो है बेटा आप हमजा सिद्दीकी, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ आप क्या समझते हो कि जब आंसर एक्यूरेट होता है तो उसका क्या मतलब है, और जब आंसर प्रिसाइज होता है तो उसका क्या मतलब है। मतलब आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ आपकी अपनी जहन में जो चल रहा है वो पूछ रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? एक्यूरेसी मतलब कंफर्म आंसर, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, और प्रिसीजन मतलब? साइज, प्रिसिजन, आई थिंक शॉर्ट आंसर या एस्टिमेट आंसर। ठीक है, गुड। फलाह जैनब आप क्या कहती हो बेटा? सर आई थिंक कि एक्यूरेसी जो है वो एग्जैक्ट होगा और प्रिसाइज वैल्यू वो होगी जो दो वैल्यूज आपस में लिटिल क्लोज होंगी, और वो दोनों आई थिंक जो है वो आपस में लाइक बहुत क्लोजली डिफरेंस होगा जरा सा उन दोनों के अंदर। गुड। अच्छा, ये हाँ, मुदस्सिर अली साहब आप क्या कहते हैं? मुदस्सिर अली, मुदस्सिर अली साहब माइक अनम्यूट करके बताएंगे आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? सर एक्यूरेसी का मतलब है कि बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू, और प्रिसिशन का मतलब है थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंस आएगा उसमें। ठीक है,
नासिर हुसैन साहब, आप माइक अनम्यूट करके बताएं। नासिर हुसैन साहब। सर एक्यूरेसी मतलब सर जो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है इसके बिल्कुल करीब, और प्रिसाइज का मतलब सर जो थोड़े से हटके या थोड़े क्लोज हो लेकिन पूरी एक्यूरेट तरीके से एक्यूरेट ना हो। एक्यूरेट होगा तो वो एक्यूरेट आंसर होगा, और कम एक्यूरेट होगा तो प्रिसाइज होगा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक नाम है रब्बा, राबा तबस्सुम और रब्बा तबस्सुम। सर रबा, इट्स रबा और राबा। रबा। रबा तबस्सुम। रबा बेटा थोड़ा जोर से बोलना, मुझे आवाज जरा कम आ रही है आपकी। सर एक्यूरेट इज समथिंग दैट इज एग्जैक्ट, और प्रिसाइज होगा थोड़ा ऊपर नीचे, ऊपर प्रिसाइज क्या साइड होगा? बोलते हैं। प्रिसाइज इज प्रिसाइज का ऑलराइट, मतलब है आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। चलो खैर सही है, ठीक है, और ऑल राइट। ओके, थैंक यू। चलो सही है, ठीक है। तो अभी है कि जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है, मैंने आप लोगों के ख्यालात जाने, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ एक्यूरेसी एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ प्रिसीजन। अब ये है कि ज़रा टाइम कम रह गया, 4-5 मिनट रह गए। 4-5 मिनट में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कल इंशाल्लाह मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, और कल मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जाम्पल दूंगा। तो उससे इंशाल्लाह फ़ौरन आपके जो है ना वो दिल पे जाके लगेगा कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होती है। सो विल कंटिन्यू द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। चैप्टर नंबर 1 का काम जो मैंने कंप्लीट करा दिया आपको, उसका सारा मटेरियल जो है मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। जो मैंने आपसे ग्रुप बनाने को कहा था, शायद अभी तक नहीं बनाया। लेकिन आप लोग का मैं ग्रुप जो है व्हाट्सएप का अगर मैंने बना दिया है, तो मैं उस पर सारा मटेरियल शेयर कर दूंगा ये चैप्टर 1 का। अगर मैंने नहीं बनाया है तो पहले ग्रुप बनाऊंगा आपका, फिर वो मटेरियल शेयर करूंगा। वैसे बाय द वे मैंने आपका कोई ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे या नहीं बनाया आप लोग? जल्दी से नहीं जवाब है दीजिए। शायद अभी तक। नहीं बनाया। आप लोगों ने अपने नाम मैसेज कर दिया, मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बताया होगा मैसेज करने का। मैंने एक पैटर्न बताया था ना किस तरह से आप लोग मुझे मैसेज कर दें। मैसेज कर दिया आप लोगों ने? हाँ, आप में से जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है आजकल में, और जिन्हें नहीं पता है, तो उनको मैं बता दूं कि उनको मुझे एक मैसेज करना है, एक व्हाट्सएप करना है। वो जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया उनको क्या करना है, तो उनको अपना नाम लिखना है पहले फर्स्ट में। कौन? आर। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। मिसाल का तो आपका नाम है सलमान, तो आपने लिखा सलमान। जो भी आपका नाम है, मतलब सलमान नहीं लिखना है, जो आपका नाम है वो सलमान की जगह लिखना है। आपने अपना नाम लिखा, स्पेस कैपिटल में एस, स्पेस कैपिटल में डी, स्पेस WH, स्पेस 20, स्पेस 21। तो आपको इस पैटर्न पे अपना नाम लिख कर इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा नंबर है 0346330564। तो आपको मेरे इस नंबर पे इस तरह से अपना नाम जो है करना है। आप फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, क्योंकि मैं अगले 30 सेकंड में क्लास खत्म करने वाला हूँ। तो अगर आपने मैसेज अभी तक नहीं किया तो इस पैटर्न को आप नोट कर लें, या आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें अभी अपनी स्क्रीन का, और इस पैटर्न पे आप मुझे मैसेज टाइप करके आप व्हाट्सएप कर देंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जब सब लोग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो फिर मैं पिछले चैप्टर का सारा मटेरियल जो है वो उस ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई? तो आपका जो है वो टाइम बस खत्म हो रहा है, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश द क्लास। नेक्स्ट क्लास तक क्लास हमारे मतलब कल है शायद, टुमारो 2:15, 2:15 क्लास है हमारी। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? टिल देन अल्लाह।